हेलो जी, नमस्कार। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अपने परिवार बीएससी विजन में। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। चलेगा, शुभारंभ करते हैं आज के लेक्चर का। और लेक्चर का शुभारंभ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पटन प्रभाव से अपन करने वाले हैं। कॉम्पटन प्रभाव के ऊपर जानने वाले हैं, क्या होता है कॉम्पटन इफेक्ट। और आपको बता देना चाहता हूँ कि बीते जो एग्जामिनेशन है और इस कॉम्पटन प्रभाव से अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पटन इफेक्ट से। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कॉम्पटन इफेक्ट से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, भले ही किसी और टॉपिक से पूछे गए होंगे, कॉम्पटन इफेक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि लेक्चर का शुभारंभ अपन एक मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं, तो ध्यान से सुनना। दो पंक्तियां है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो संघर्ष और तकलीफ के बिना तो क्या ही जिंदगी जी जाती होगी, और उसके बिना मजा भी नहीं आता है। तो थोड़ा बहुत अपन को एफर्ट लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि यार सर्दियों का माहौल चल रहा है वगैरह वगैरह, और अपन लेक्चर्स नहीं ले रहे हैं इस वजह से। और मुझे पता चलता है कि अभी अगर अपन बात करें आरयू यूनिवर्सिटी की, राजस्थान यूनिवर्सिटी की, तो टाइम टेबल आ चुका है। सेमेस्टर वाइज जो एग्जामिनेशन थे उनका टाइम टेबल आ चुका है, आपका टाइम टेबल भी अभी आने वाला है। और बात करें बीएससी फाइनल ईयर की, तो मेरे भाई ये मान के चलना, पेपर्स आसान नहीं है। आपने जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में जो बुक्स पढ़ी है ना, उनकी ये माताजी हैं। अगर बात करें क्वांटम फिजिक्स की, क्वांटम फिजिक्स में मान के चलेगा 80 से 85 लेक्चर सफिशिएंट है। और 80 से 85 लेक्चर्स मान के चलेगा लगेंगे। आप कितना ही कोर्स को अपन कितनी ही लंबी क्लासेस ले ले, कितने लेंथ के लेक्चर ले ले, अगर 1 घंटे का लेक्चर भी मैं लेता हूँ तो मान के चलेगा 85 से लेकर के, और हो सकता है ज़्यादा भी। अगर मैं इस पे एफर्ट डालना चाहूँ तो ज़्यादा लेक्चर भी हो सकते हैं। तो भई लेंदी तो है, बुक लेंदी है। अब डिपेंड ये करता है कि अपन इसे पढ़ कैसे रहे हैं। एक है कि अपन सिर्फ सिलेबस को, कोर्स को कवर कराने पे ध्यान दे रहे हैं। कुछ चीज समझ में आ गई ठीक है, नहीं आई ठीक है, तो फिर तो मजा नहीं है उस चीज में। हाँ, दूसरी चीज हो सकती है कि यार अपन सिलेबस के साथ साथ ये भी जानना चाहें कि यार टॉपिक अपना कितना अच्छे से क्लियर है कि नहीं है। तो टॉपिक को अगर अच्छे से क्लियर करना चाहें तो फिर अपना काम बन सकता है। तो मेरे भाई, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपको ये क्वांटम फिजिक्स कहीं भी गड़बड़ ना करे, कभी दिक्कत ना करें, एकदम आसानी से आपकी क्वांटम फिजिक्स हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपकी पूरी कोशिश रहनी चाहिए रिवीजन पे। बाकी अपन देख लेंगे। अभी न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर्स अभी अपलोड नहीं हो रहे हैं। मैं बहुत जल्द न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर्स भी आपके बीच अपलोड कर दूंगा। बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और बिना किसी देरी के अपन शुभारंभ कर लेते हैं आज के अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक कॉम्पटन प्रभाव के ऊपर। सबसे पहली बात आती है कॉम्पटन प्रभाव होता क्या है, किसने दिया, जो भी सारी चीजें अपन बात करते हैं। एक एक चीज बात करेंगे, एक एक चीज पे अपन बात करेंगे, डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। और मेरे भाई, आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस लेक्चर के बाद आपको कॉम्पटन इफेक्ट से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब बात करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। देखो, इसमें होता है कि कोई भी एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? रेस्ट इलेक्ट्रॉन जो बेचारा बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। और उस रेस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोटोन क्या कराया जाता है? आपतित कराया जाता है, फोटोन को फेंका जाता है। और उस रेस्ट इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच टक्कर होती है। टक्कर होने के बाद क्या इवेंट उनके बीच घटित होती है, उसका ये इफेक्ट है। उसके बारे में अपन को जानना है। ये नीले वाला दिख रहा होगा, मोटा एकदम गोला, यहाँ ये क्या है? रेस्ट इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने किसके रूप में लिया है, इस डायग्राम को समझो। डेफिनेशन क्या होगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा, फलाना ढिकाना, सब कुछ चीजें बताऊंगा। लेक्चर हो सकता है बड़ा हो, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, 10 मिनट में मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, 10 मिनट में कॉम्पटन इफेक्ट यूं चुटकियों में आप इसको सोल्व करोगे। और अभी अगर मैं चाहूँ ना 10 मिनट में, अगर मैं भी आपको पढ़ाना चाहूँ ना तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये भी मैं बात दावे के साथ बोल सकता हूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे लेक्चर में आप आए हो और कुछ भी समझ करके ना जाए। ठीक है? हो सकता है समय लगेगा, सब कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कंटेंट जो मिलेगा वो आपको बेहतरीन मिलेगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, लेक्चर बड़ा होगा, चलेगा। और मैं बोलता हूँ कि कॉम्पटन इफेक्ट ना केवल इस लेक्चर में, इससे एक लेक्चर आगे और लेना पड़ेगा, तब जाकर के कॉम्पटन इफेक्ट कंप्लीट होगा। लेकिन ये भी बात मैं दावे के साथ कहूंगा कि मेरे भाई ये लेक्चर लेने के बाद आपको कॉम्पटन इफेक्ट कहीं और देखने की आवश्यकता भी नहीं है। यहीं से पूरा सिस्टम क्लियर होने वाला है। अब सुनना ध्यान से, ये डायग्राम देखो और इस डायग्राम के बेसिस पे पूरा कॉम्पटन इफेक्ट काम करने वाला है। पूरा चक्रव्यूह है वो इस डायग्राम में छिपा हुआ है। इस डायग्राम में आप देखोगे एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन है और इस रेस्ट इलेक्ट्रॉन पे एक फोटोन नाम की कोई चीज आपतित कराई जा रही है, मतलब इंसिडेंट फोटोन हो रहा है इधर भी। क्या हो रहा है मेरे भाई? फोटोन क्या हो रहा है? इंसिडेंट कराया जा रहा है। इस स्थिर इलेक्ट्रॉन पे फोटोन को आपतित कराया जाता है। इन दोनों के बीच टक्कर होगी मेरे भाई। क्या होगा? दोनों के बीच टक्कर होगी। और जब भी दो आदमियों के बीच टक्कर होती है, या तो दोनों भागेंगे या फिर वहां पे नस्ते नाबूद हो जाएंगे। यहाँ पे जब टक्कर होती है तो फोटोन आता है, बेचारा इलेक्ट्रॉन तो पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, स्थिर इलेक्ट्रॉन है, मतलब बेचारा बैठा हुआ है। चाचनी किसने की? उंगली किसने की? फोटोन ने। फोटोन आकर के इससे टक्कर करता है। अब भाई आप एकदम बैठे हुए हो, आपके पीछे से आकर के कोई धक्का मारेगा तो अपन क्या करेंगे? खिसक जाएंगे। बाद वो अलग बात है, अपन बाद में क्या रोल फेस करें, उसने चाटा मारा तो अपन उसके गुच्छ भरे, वो अलग चीज है। लेकिन अगर वो धक्का मारेगा तो अपन आगे खिसक ही जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से होता यूं है कि जब स्थिर इलेक्ट्रॉन पे फोटोन टक्कर करता है तो स्थिर इलेक्ट्रॉन बेचारा नीचे की तरफ आ जाता है और वो फोटोन टक्कर करके और फिर भाई उसके भी बची लगती है। मोटा आदमी है स्थिर इलेक्ट्रॉन, कुछ हल्का फुल्का आदमी नहीं है। फोटोन से मोटा आदमी है तो वो टक्कर करेगा तो ऐसा नहीं है कि वहीं पे खड़ा रह जाएगा, ये ले और ये वो तो हो गया और मैं यहाँ पे खड़ा हूं, नहीं। इससे जब टक्कर करेगा तो वो क्या हो जाएगा? इधर भी चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन को इसने खिसकाया और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को चेंज करके जहां गया, तो उस इलेक्ट्रॉन की जगह चेंज करने को तो अपन बोल देते हैं प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? प्रकीर्णन हो गया या प्रतिक्षिप्त हो गया, शिफ्ट हो गया। इसे क्या बोला जाता है? रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। और अपना जो फोटोन भाग के आ रहा था और वापस चला गया, उस घटना को बोला जाता है प्रकीर्णित फोटोन। जो यहाँ पे गया ना, इसको बोला जाता है प्रकीर्णित फोटोन। फोटोन का प्रकीर्णन हो जाता है, आपतित फोटोन फिर बाद में टक्कर करके क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है। ये डायग्राम बोलना चाह रहा है। ये सारी चीज मैं नहीं बोल रहा मेरे भाई, ये डायग्राम ये चीज आपको बताना चाह रहा है कि जी बात ये है। अब इसमें कॉम्पटन प्रभाव कहते किसे है? बात ये आती है कि कॉम्पटन प्रभाव अपन कहते किसे है? तो देखो कॉम्पटन प्रभाव किसे कहेंगे? सीधी सी बात ये है कॉम्पटन प्रभाव में कि जब ये फोटोन आता है ना, तो जब फोटोन है तो फोटोन की कुछ एनर्जी होगी, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी और उसकी वेवलेंथ भी होगी। जब ये देखो वेवलेंथ आप देख रहे हो ना, मैंने इसको एक अलग लाइन से डिफाइन किया है, मतलब ये वेव फॉर्म में आ रहा है तो इसकी वेवलेंथ भी होगी। फोटोन आता है वेव फॉर्म में, ठीक है ऐसे। और जैसा कि आपको नजर भी आ रहा होगा वेव फॉर्म में ही आ रहा है, तो फोटोन वेव फॉर्म में आता है तो इसकी एनर्जी भी है, वेवलेंथ भी है, फ्रीक्वेंसी भी है। अब जब ये फोटोन आ रहा होता है और जब ये टक्कर करता है और टक्कर के बाद इसका जब प्रकीर्णन हो जाता है, तो ये जो प्रकीर्णित फोटोन है ना, इसकी वेवलेंथ में वृद्धि हो जाती है, लंबा खिंच जाता है। मेरी बात समझ में आई? इसने जो अपनी वेवलेंथ तय की थी, अब इससे ज्यादा ये प्रकीर्णित होकर के तय करने वाला है। ये अपना कॉम्पटन प्रभाव होता है। क्या होता है? दोबारा से सुनना कि जब आपतित फोटोन होता है, आपतित फोटोन स्थिर इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है। स्थिर इलेक्ट्रॉन से टक्कर करने के बाद जो प्रकीर्णित फोटोन होता है, प्रकीर्णन होता है ना फोटोन का, तो प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है। आपतित फोटोन स्थिर इलेक्ट्रॉन से जब टक्कर करता है और प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्घ्य में जब वृद्धि हो जाती है, फोटोन से स्थिर इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, टक्कर करने के बाद क्या होता है? इसका प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है। तरंगदैर्घ्य में इस वृद्धि को अपन बोलते हैं कॉम्पटन विस्थापन, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट। तरंगदैर्घ्य में इस वृद्धि को बोला जाता है कॉम्पटन विस्थापन। और ये पूरा का पूरा ये जो घटना घटित हुई,
इस पूरी घटना को, इस पूरे इफेक्ट को अपन बोल देते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव। बताओ, डेफिनेशन क्लियर मेरे भाई, आई बात समझ में? पूरा का पूरा ये डायग्राम आप ध्यान से देख लो, पूरा का पूरा डेफिनेशन इसी डायग्राम में छिपा हुआ है मेरे भाई। डायग्राम बस आप ध्यान से देख लो, पूरा का पूरा डेफिनेशन इसी डायग्राम में छिपा हुआ है। डायग्राम को ध्यान से देख लिया ना, बस इस डायग्राम के बेसिस पे पूरा का पूरा चीज अपन कैलकुलेट करने वाला है। संयम से बैठना मेरे भाई। अब देखो, अब बात कर लेते हैं अपन डेफिनेशन। किताब में क्या दी गई है कि जब फोटोन स्थिर इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है तो प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है, और तरंगदैर्घ्य में इस वृद्धि को क्वांटम विस्थापन कहते हैं, और ये प्रभाव क्वांटम प्रभाव कहलाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब देखिएगा मेरे भाई, अब अपन चलते हैं आगे। कहाँ चलते हैं? आगे। तो चलूं, तो चलूं टाना ना ना ना। ओके, अब देखते हैं, अब आगे अपन क्या पढ़ने वाले हैं। अब ये देखो, पूरा का पूरा क्वांटम प्रभाव, मैंने आपको एक डायग्राम यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। ये डायग्राम है, सारा का सारा जो काम है इसी डायग्राम से होने वाला है, ध्यान से देखना। अब सुनना मेरी बात मेरे भाई, बात ध्यान से सुनना, चीजों को समझना, कंसेप्ट को क्लियर करते चलना। ये जो डायग्राम है मैंने 2 बार क्यों बनाया, फलाना ढिंकाना, ये डायग्राम ही है जो सब कुछ है। कॉम्पटन इफेक्ट समझना है तो डायग्राम को क्लियर करना पड़ेगा, अगर कॉम्पटन इफेक्ट नहीं समझना है तो प्लीज रजाई ओढ़ के सो जाइए। अब सुनना, इस डायग्राम में इसको अपन क्या बोलते हैं? आपतित फोटो। इसको क्या बोलते हैं? एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा। इसको बोलते हैं आपतित फोटोन, इसको बोलते हैं प्रकीर्णित फोटोन। प्रकीर्णित फोटोन, ये फोटोन का क्या हो गया? प्रकीर्णन। ये अपनी वाई एक्सिस है, ये अपनी वाई डैश एक्सिस है, ये अपनी एक्स एक्सिस है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको सर अपन बोलते हैं रेस्ट इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं सर रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे को एक बात बताओ, यहाँ तक किसी को, किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत हो तो बता सकता है, और कोई भी दिक्कत हो तो पूछ भी सकता है भाई। बताओ इधर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो अभी मैंने आपको बताया। अब देखो मेरे भाई, बात को ध्यान से समझना, देखना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस फोटोन की कोई ना कोई एनर्जी होती है। भाई एनर्जी आपके फोटोन की भी होगी, एनर्जी आपके फोटोन की भी है, एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन की भी है। अब ध्यान से सुनना, अब ये एनर्जी कौन कौन सी है? तो मैं फोटोन की जो एनर्जी है उसको E1 से ले लेता हूँ, और आपतित फोटोन की जो एनर्जी है वो E1 से ले रहा हूँ, और प्रकीर्णित फोटोन की जो एनर्जी होगी उसको E1 डैश से ले रहा हूँ। क्या होगी वो भी देखते हैं। आपतित फोटोन का जो संवेग है उसको P1 से ले रहा हूं, प्रकीर्णित फोटोन का जो संवेग है वो P1 डैश से ले रहा हूं। ठीक है, फोटोन का जो संवेग और एनर्जी है वो E1 P1 ले रहा हूं, और अपना रेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी E2 P2, ये संवेग। और ये जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हुआ है इसको डैश से ले लेता हूं, E2 डैश P2 डैश। आई यहां तक किसी को भी मेरे भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में था तो ऐसा था, अब ये क्या करा, रिकॉइल हुआ, मतलब वी वेलोसिटी से क्या हो गया, मूव हो गया, इसको लात मारी वी वेलोसिटी से, ये यहाँ पे भाग के आ गया है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात आती है फोटोन। मेरे भाई फोटोन के बारे में मैंने बताया, मान के चलिएगा तरंगदैर्घ्य इसकी लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी इसकी न्यू है, और और मैंने बताया इसके बारे में कि संवेग इसका पी है। तो ये क्या होता है, ये जब प्रकीर्णित हो जाता है तो इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश, न्यू डैश, और ये समय क्या हो जाता है, पी डैश हो जाता है। समय क्या हो जाता है, पी डैश हो जाता है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। इस डायग्राम में मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। ये एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट को धीरे धीरे तरीके से अपन क्लियर करते चलेंगे। एक पहले कंसेप्ट मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, उसके माध्यम से आपको कॉम्पटन इफेक्ट की डेफिनेशन बताई। अब जो डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं किस किस चीज को किस किस से डिफाइन करते हैं। इस डायग्राम में मैंने क्या बताया, कुछ नहीं बताया। इस डायग्राम में मैंने कुछ नहीं बताया मेरे भाई, इस डायग्राम में यही बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी को अपन ले रहे हैं E2 से, और मोमेंटम को ले रहे हैं P2 से। अब इलेक्ट्रॉन जब भाग गया तो उसकी एनर्जी E2 डैश हो जाएगी, मोमेंटम P2 डैश हो जाएगा, और आपका जो ये फोटोन है उसकी एनर्जी को अपन E1 ले रहे हैं, उसके मोमेंटम को अपन P1 ले रहे हैं। जब ये भाग गया उधर बीच,
तो उसका जो डैश है उसको प्राइम लगा करके डिफाइन कर देंगे, उसकी एनर्जी E1 डैश हो जाएगी, P1 डैश हो जाएगी, क्या-क्या होगी, एनर्जी कितनी होगी, समय कितना होगा, सब कुछ जानेंगे। पहली बात इतना ध्यान होना चाहिए कि हाँ, अपन ने ये सिंबल माने हैं इस कांसेप्ट को समझने के लिए। सिंबल क्या-क्या माने हैं ये चीज़ आपको समझ में आई मेरे भाई? सिंबल क्या-क्या माने ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? बताओ यहाँ तक? ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया, आपतित फोटोन है उसकी तरंगदैर्घ्य में वृद्धि होती है। मैं बोल रहा हूँ आपतित फोटोन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू ले ली, फ्रीक्वेंसी मैंने न्यू ले ली और उसका जो संवेग है वो पी ले लिया, उसकी एनर्जी ई ले ली, उसका जो वेवलेंथ था वो लैम्ब्डा ले लिया। अब फोटोन होगा तो वहां पे प्राइम लग जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है क्या? अब देखिएगा इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस के ऊपर अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। अब देखिएगा यहाँ पे भी वही डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को पुनः, क्योंकि ये डायग्राम है, मेन चीज है मेरे भाई डायग्राम। ये अपन ने बोला y, ये बोला y प्राइम, ये बोला अक्ष। अभी मैंने क्या बताया, ये रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो अब बार-बार थोड़ी लिखूं कि रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, इधर फोटोन है, ये अपन ने बहुत बार लिख दिया। अब अपन डायरेक्ट बताते हैं कि यहाँ पे ये फोटोन था, उसकी एनर्जी E1 ले रहे थे, इसका संवेग P1 ले रहे थे। मेन काम इनका ये है, इसकी जो प्रकीर्णित हो जाएगी तो एनर्जी E1 डैश हो जाएगी, संवेग P1 डैश हो जाएगा। इसकी जो एनर्जी होगी रेस्ट इलेक्ट्रॉन की वो E2 होगी, इसका जो मोमेंटम होगा वो P2 होगा और ये जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी E2 डैश और संवेग P2 डैश हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है, और ये v वेलोसिटी से रिकॉइल हुआ। यही तो बात मैंने बताई। अब देखो मेरे भाई, देखो अब ध्यान से सुनना। अब अपन बात करते हैं फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। फोटोन की जो एनर्जी होगी वो होगी h। फोटोन की आपतित फोटोन है ये कौन सा फोटोन है, आपतित। और ये वाला फोटोन है वो प्रकीर्णित। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा, रेस्ट। और ये इलेक्ट्रॉन कौन सा, रिकॉइल या प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मेरे को ये एक बात बताना, फोटोन, आपतित फोटोन की एनर्जी क्या है, एच न्यू है, और उसका समय क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन में सी हो जाएगा। संवेग हो जाएगा उसका एच न्यू अपॉन में सी। ये आपतित फोटोन की बात है, जब इसका प्रकीर्णन हो जाता है तो उसके तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है या उसका वेवलेंथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे अपन ने वेवलेंथ लिया लैम्ब्डा, यहाँ पे हो जाता है लैम्ब्डा डैश। ठीक इसी प्रकार से इसकी एनर्जी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी एच न्यू का एच न्यू डैश हो जाता है, P1 डैश का क्या हो जाता है, एच न्यू डैश अपॉन में सी। यानी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। मैंने क्या बताया, एनर्जी भी चेंज होगी, संवेग भी चेंज होगा और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीजें चेंज होगी। ये बात मैंने बताई ना यहाँ पे बताई ना मेरे भाई। तो वो तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। तो तीनों चीजें ये अपन ने यहाँ पे चेंज कर दी। तो आपतित फोटोन की एनर्जी थी एच न्यू, प्रकीर्णित फोटोन की एनर्जी हो जाएगी एच न्यू डैश, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया है। आपतित फोटोन का संवेग एच न्यू अपॉन में सी है, तो प्रकीर्णित फोटोन का हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन में सी। ये अभी फिलहाल बात कर रहे हैं अपन फोटोन की, अभी मैंने इलेक्ट्रॉन का मामला नहीं छेड़ा। अभी अपन ने सिर्फ बात की है फोटोन के बारे में। अब देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्वल टू एमसी स्क्वायर, किसी भी पार्टिकल के बारे में अपन बात करते हैं तो वो एनर्जी होती है। तो मेरे भाई बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब मास कौन सा होगा, रेस्ट मास, और सी स्क्वायर, तो एम नॉट सी स्क्वायर अपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई। और संवेग, सर इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो मोमेंटम नहीं होगा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन स्थिर है ना अपना, तो मोमेंटम है फिलहाल यहाँ पे जीरो होगा। बात करते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होकर के आता है, भाग के आता है वी वेलोसिटी से, तब इसकी एनर्जी क्या होगी, तो मेरे भाई ये भाग के आएगा, तो अभी इलेक्ट्रॉन रेस्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, अभी तो इसमें वेलोसिटी आ गई है, वी वेग से ये भाग के आया है, मतलब जो एनर्जी आएगी वो एम सी स्क्वायर आएगी। एम सी स्क्वायर क्यों आई, बात को समझ में आई कुछ, क्योंकि अभी रेस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी ये अपना मोमेंट कर रहा है, अभी ये मूव कर रहा है। ठीक है, अभी ये गतिशील अवस्था में है, तो गतिशील अवस्था में है तो अपनी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये रेस्ट मास थोड़ी आएगा, तो एम मास हो जाएगा। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी एनर्जी एम सी स्क्वायर आ जाएगी। और P2 मेरे भाई, क्या यहाँ पे P2 प्राइम
जीरो होगा या फिर संवेग आएगा? बिल्कुल आएगा ना भाई, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना ये आदमी, तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो संवेग हो जाएगा mv। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ तक किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब आप पूछोगे कैसे? यहाँ तक ये क्लास चलने वाली है प्री मायर, और प्री मायर में आप कमेंट कर देना, मैं इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ तक मैंने कुछ माना? कुछ भी तो नहीं किया। मैंने आपतित फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम के बारे में बात की, प्रकीर्णित फोटोन की एनर्जी मोमेंटम के बारे में बात की, रेस्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मोमेंटम के बारे में बात की, और ये डायग्राम 90% तक का क्लियर हो चुका। कुछ चीजें और बताऊंगा, फिर ये डायग्राम क्लियर है। डायग्राम क्लियर है तो कॉम्पटन इफेक्ट यूं आएगा झकास तरीके से, आपको समझ में आने वाला। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक एक बार डायग्राम को देखो यार। डायग्राम में डायग्राम में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, डायग्राम मस्त तरीके से समझ में आना चाहिए, फिर अपन सारी चीजें समझ लेंगे। अब सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे दो कोण दिए गए हैं सर, इनका क्या करना है भाई? ये कोण ही तो है, कोण है तो इनको भी देखेंगे। यहाँ पे देखो, एक कोण जो अक्ष एक्सिस के साथ जब फोटोन प्रकीर्णित हो जाता है, तो प्रकीर्णित फोटोन अक्ष एक्सिस के साथ एक कोण बनाता है, और उस कोण को मैंने नाम दे दिया, मैंने अपने दिल से, दिल पे रख के नाम दिया, बोले फाई। अच्छा लगता है मुझे। आप ये मत समझना कि यार फाई क्यों दिया, थीटा क्यों नहीं दिया, बस दे दिया, कंफ्यूज नहीं हो। आपको जो फाइनल रिजल्ट है, वो जैसा बुक में है वैसा मिल जाए, इसलिए मैंने इसको ऊपर वाले को दे दिया नाम फाई, और नीचे वाले को जो अपना रिकॉइल इलेक्ट्रॉन था वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है थीटा कोण, ये मैंने इसको नाम दे दिया। और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी मर्जी से आप कहीं पे देखोगे साई भी आपको नाम मिल सकता है, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपने कोण माने कि ये जो फोटोन है, प्रकीर्णित फोटोन, ये एक्स एक्सिस के साथ मानो फाई कोण बना रहा है, और ये थीटा कोण बना रहा है। अब ये कौन बना रहा है, तो यह कौन बना रहा है, तो इसका कोई कंपोनेंट भी मान ले, तो मेरे भाई यहाँ पे इस समय का अपन कंपोनेंट मान लेते हैं। समय का क्या मान लेगा, एक तो फाई के साथ और एक फाई से वाई एक्सिस के साथ, तो वाई एक्सिस के साथ तो एच न्यू डैश अपॉन में सी साइन फाई, ये कंपोनेंट, ठीक है। और इसके साथ कितना बनाएगा, एच न्यू डैश अपॉन में सी और कोस फाई। ये बात कर रहे हैं अपन इस संवेग वाले की, संवेग के वाले फॉर्म में कंपोनेंट मान रहे हैं, संवेग के अपन कंपोनेंट मान रहे हैं, ताकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आ सके, अपन इसका वैल्यू कंजर्वेशन लॉ इस पे लगा सके, और कंजर्वेशन लॉ से ही ये सारा मामला सोल्व होने वाला है, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं, ये जो थीटा कोण बना रहा है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बना रहा है, तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का संवेग है एमवी, तो एमवी इसके साथ कितना बनाएगा, तो एमवी कोस थीटा, ये कंपोनेंट अपन मान रहे हैं, और इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एमवी साइन थीटा। ये क्लासिकल फिजिक्स में अपन ने बहुत पढ़ रखा है, फर्स्ट ईयर में बहुत पढ़े होंगे भाई। जो इसके साथ जो कोण बना रहा है, जिस एक्सिस के साथ कोण बन रहा है उसके साथ कोस थीटा आता है, और जो कोण नहीं बन रहा है या कोण से जो एक्सिस दूर है उसके साथ साइन थीटा आता है, या साइन वाला कंपोनेंट आता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, ये सारा खेल अब चलने वाला है। अब इसमें अपन को दो कंजर्वेशन लॉ लगाने, एक तो लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, और दूसरे वाला लगाना है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। दूसरा लगाना है अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। और यही क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है मेरे भाई, क्योंकि ये जो टक्कर होती है ना, ये जो टक्कर होती है वो प्रत्यास्थ टक्कर होती है। ये जो टक्कर है वो होने वाली है प्रत्यास्थ टक्कर, और प्रत्यास्थ टक्कर होने के कारण इसमें संवेग संरक्षण और अपना एनर्जी कंजर्वेशन, वो दोनों लागू होते हैं, ठीक है। ये टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर होने वाली है, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों लागू होते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बात बोलता है कि टक्कर से पहले कुल ऊर्जा टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा के बराबर हो, उसे तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं। और आपका संवेग संरक्षण क्या बात बोलता है, संवेग संरक्षण एक ही बात बोलता है कि टक्कर से पूर्व कुल समय का मान टक्कर के बाद कुल समय के मान के बराबर होना चाहिए, ये बात आपका संवेग संरक्षण बोलता है। अब बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। टक्कर से पूर्व कुल एनर्जी, मेरे भाई टक्कर हुई कहाँ पे, ये बताओ मेरे को। टक्कर हुई कहाँ पे, टक्कर हुई इस वाले स्थान पे, तो इससे पहले
यानी यहाँ पे टक्कर हुई और ये देखो ये दो भागों में बट गई, इधर टक्कर होने के बाद दो भागों में बटे, तो इससे पहले कुल एनर्जी कितनी है, तो इससे पहले कुल एनर्जी कितनी है उसके बारे में आपको जानना है। तो मेरे भाई E1 प्लस में E2, इससे पहले एनर्जी कितनी है, E1 प्लस में E2, यही तो है। ओके, तो उससे पहले की एनर्जी हो जाएगी, टक्कर से पूर्व की एनर्जी हो गई E1 प्लस में E2। टक्कर के बाद की एनर्जी की बात करें मेरे भाई, यहाँ पे के बाद में ये टक्कर हुई, ये दो डायरेक्शन में बटा, तो टक्कर के बाद की एनर्जी हो गई E1 डैश और E2 डैश। टक्कर के बाद की एनर्जी हो गई E1 डैश और E2 डैश। ये अपना एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लागू हो गया, ये लो। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और काम बन जाएगा। E1 का वैल्यू कितना है, एच न्यू। E2 का वैल्यू एम नॉट सी स्क्वायर। तो रखो भाई एच न्यू प्लस में एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू E1 डैश का वैल्यू एच न्यू डैश और E2 डैश का वैल्यू एम सी स्क्वायर। तो एच न्यू डैश प्लस में एम सी स्क्वायर। अब यहाँ से अपन वैल्यू इसका निकाल लेते हैं, तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस में एच और ये न्यू माइनस न्यू डैश, और इसका अगर स्क्वायर कर दूं, वर्ग कर दूं, तो एम स्क्वायर सी की पावर 4 कितना आएगा, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस में एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस में 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, न्यू माइनस क्या हो गया, न्यू डैश हो गया। ओके, तो ये हो गया। अपन ने ये वर्ग क्यों किया, अब एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, इसको मैं इक्वेशन नाम दे देता हूँ एक। अब बहुत से मेरे भाइयों के कुछ बात पल्ले नहीं पड़ी, बोले वर्ग क्यों किया, एम स्क्वायर सी की पावर 4 ये क्यों किया, एम सी स्क्वायर का वैल्यू क्यों लिया, एम नॉट सी स्क्वायर के इक्वल भी तो रख सकते थे। देखो क्या किया मैंने, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अपन ने सबसे पहले क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाया, और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E1 डैश प्लस E2 डैश का जो वैल्यू था वो रखा। फिर बात ये आई कि एम सी स्क्वायर का वैल्यू क्यों किया और फिर इसका वर्ग क्यों किया। ये वर्ग मैंने इसलिए किया, ये आगे काम में आएगा जब अपन आगे इक्वेशन सोल्व करेंगे ना, वहां पे अपन को ये वर्ग वाला चीज काम में आने वाला है। बाकी आपको वहां पे आगे और चीज समझ में आने वाली है। आई मेरी बात कुछ समझ में, तो ये वर्ग आपको आगे काम में आएगा। आप यहाँ तक भी सोल्व करोगे तो भी चलेगा, फिलहाल के लिए आप यहाँ तक सोल्व कर लोगे, यहाँ तक सोल्व कर लोगे, यहाँ तक ठीक है, आपका एनर्जी कंजर्वेशन लो तो यहाँ पे भी लग रहा है, लेकिन फिर अपन को आगे वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आगे कैलकुलेट ना करना पड़े, मैंने यहीं पे कैलकुलेट करके आपको बता दिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन लो की। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लो में अपन ने क्या माने हैं, कंपोनेंट, यानी एक्स एक्सिस में कितना मोमेंटम है, वाई एक्सिस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, वाई वाई डायरेक्शन वाई वाई डैश में कितना कंपोनेंट है, या कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे लागू हो रहे हैं। क्योंकि अपने मोमेंटम के लिए कंपोनेंट माने हैं ना, मोमेंटम का अक्ष दिशा में जो कंपोनेंट है वो क्या है, एम वी कोस थीटा और एच न्यू डैश अपॉन में सी कोस फाई, ये आया। अब टक्कर से पहले कुल मोमेंटम P1 प्लस में क्या हो जाएगा, P2। मेरे को एक बात बताओ, टक्कर से पहले मैं मोमेंटम की बात करने जा रहा हूँ, तो ये क्या है, टक्कर से पहले P1 और P2, ये टक्कर होने से पहले का मोमेंटम हो गया ना मेरे भाई। तो P1 प्लस में P2 मोमेंटम में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं अक्ष दिशा की, अक्ष दिशा में देखते हैं, अक्ष दिशा में देखते हैं, फिर अपन वाई दिशा में देखेंगे। तो P1 प्लस में P2, ओके, P1 प्लस में P2, ये अक्ष दिशा की बात कर रहा हूँ, इस वाली अक्ष डायरेक्शन की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो अक्ष डायरेक्शन में कंपोनेंट P1 प्लस में P2, ठीक है। और ये रहे दो, अक्ष डायरेक्शन की बात करें तो P1 प्लस P2 डायरेक्ट में ना लिख करके आपको पूरा डायरेक्ट वैसे ही अपन इसका वैल्यू ही पुटअप कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे भाई P1 का वैल्यू एच न्यू अपॉन में सी,
और P2 का वैल्यू 0, तो ये कंजर्वेशन से पहले एच न्यू अपॉन में सी प्लस में 0, और ये टक्कर से पहले की बात है, टक्कर के बाद कितना वैल्यू आएगा अक्स डायरेक्शन में, एच न्यू डैश अपॉन में सी कोस फाई और एम वी कोस थीटा, ठीक है। तो एच न्यू डैश अपॉन में सी कोस फाई प्लस में एम वी कोस थीटा, ये अपना क्या हो गया मेरे भाई, ये अपना हो गया अक्स डायरेक्शन में जो टोटल मोमेंटम था उसका वैल्यू निकल करके आ गया। यहाँ से अपन ले लेते हैं एम वी कोस थीटा का वैल्यू कितना आता है, तो एच अपॉन में सी और न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई, ये अपना आ गया। और इसको इक्वेशन में दे देता हूँ 2, ये अभी ये सारी इक्वेशन अपन को काम में आने वाली है, इसको मैंने दे दी इक्वेशन 2, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं वाई डायरेक्शन की, ये इसको मैं ऐसे ही रखूं और चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं वाई दिशा की, वाई दिशा में टोटल मोमेंटम कितना है। तो वाई दिशा में देखोगे तो मेरे भाई ये वाली रही वाई दिशा, और इसमें देख लो पूरा मोमेंटम कितना है। तो आप देखोगे यहाँ पे है मोमेंटम एच न्यू डैश अपॉन में सी साइन फाई, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ पे है एम वी साइन थीटा, तो एच न्यू डैश अपॉन में सी साइन फाई इक्वल टू एम वी साइन थीटा, एच न्यू डैश अपॉन में सी साइन फाई इक्वल टू एम वी साइन थीटा, ये अपना टोटल मोमेंटम आ गया। इसको थर्ड दे देता हूं। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ देना है, ताकि यहाँ से अपन को वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे अपन समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 2 और 3 का वर्ग करोगे मेरे भाई, समीकरण 2 क्या दिया गया है, एम वी कोस थीटा, इसका वर्ग करोगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और समीकरण 3 का यहाँ पे आपस में अपन जोड़ देते हैं साथ साथ ही, या फिर चलो समीकरण 2 का वर्ग कर किया ये हुआ, और 3 का वर्ग करोगे तो एम प्लस में क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये थीटा ही आएगा, थीटा ही आएगा ना, ये फाई कैसे बना दिया अपन ने। अरे भाई थीटा ही तो था, देखो थीटा ही तो था, देखो ये हो गया क्या, थीटा इक्वल टू क्या आएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इक्वल टू समीकरण 3 वाले का वर्ग करोगे तो ये तो क्या हो गया, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस, और सेकंड वाले का अपन को वर्ग करना है तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाइव का होल स्क्वायर, ये हो गया अपना वर्ग। यहाँ से अपन मैं क्या ले लेता हूँ, एम स्क्वायर वी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस में एच स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, और न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाइव का क्या है, होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर अपन सोल्व करते हैं, इसको खोलते हैं तो क्या आएगा, न्यू स्क्वायर प्लस में न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव और माइनस टू न्यू न्यू डैश कोस फाइव, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखते हैं अपन, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इसका वैल्यू क्या हो गया भाई, एक, इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू हो गया, यहाँ से मैं एच स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, एच स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर दोनों पक्षों में मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस में न्यू स्क्वायर प्लस में न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव और माइनस टू न्यू न्यू डैश कोस फाइव, ये बचा। अब मेरे भाई यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव, तो इसको कॉमन लेके करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, इधर बीच एच स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, और इनको आपस में लेोगे तो न्यू डैश स्क्वायर, और ये एक बन जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा न्यू स्क्वायर माइनस का टू न्यू न्यू डैश कोस फाइव, प्लस में टू न्यू न्यू डैश क्या हो जाएगा कोस फाइव, और इधर अपना एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या है, चल ही रहा है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर चल ही रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ,
मैं सी स्क्वायर को इधर ले आऊं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कोस फाइव, और इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं 4। यहां तक मेरे को एक बात बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी जो भी है बताओ। 35 मिनट का लेक्चर हो चुका है, और यहां तक मेरे को बताओ किसी को भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है क्या? मैंने क्या किया सर, पता नहीं क्या किया, हमें पता ही नहीं चला क्या कर दिया। अरे ऐसा है क्या बताओ। सबसे पहले ध्यान से एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ने कॉम्पटन प्रभाव देखा, और कॉम्पटन प्रभाव देखो, एक एक चीज दोबारा बताने वाला हूं मैं आपको। शुरू से आओ, बिल्कुल एकदम पजल मत हो, माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के अपन को पढ़ना है। इक्वेशन में घुस मत जाना। हो सकता है कि कोई इक्वेशन में आपको लगे पता नहीं क्या कर दिया यार, बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन है, ये कंजर्वेशन लॉ कहाँ से लग गया, ये लग गया। आप ध्यान से इसके नोट्स बनाओगे, ध्यान से एक बार देखोगे ना, अंतरात्मा आपकी बोलने लगेगी यार कॉम्पटन इफेक्ट बहुत आसान है। अब देखो, सबसे पहली बात अपन ने ये डायग्राम देखा, डायग्राम के माध्यम से अपन को पता चला कि जब कोई आपतित इलेक्ट्रॉन स्थिर इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है तो प्रकीर्णित जो फोटोन है उसकी तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो जाता है। तरंगदैर्घ्य में इस वृद्धि को ही कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं, और इस प्रभाव को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। ये अपन ने क्या जानी, सबसे पहली डेफिनेशन जानी, डेफिनेशन के बाद ये डेफिनेशन जानी, फिर मैंने ये आपको बताया। इसमें मैंने क्या बताया कि जब आपतित फोटोन होता है उसकी एनर्जी और उसका मोमेंटम E1 P1 लेते हैं, और प्रकीर्णित का E1 प्राइम P1 प्राइम से अपन डिफाइन कर देते हैं। क्या होता है ये मैंने नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि E1 P1 लेते हैं आपतित फोटोन के लिए, और स्थिर इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं E2 P2। हाँ, इनके टक्कर के बाद वाले को प्राइम से डिफाइन कर देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो टक्कर से पहले आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू न्यू डैश रहती है, आपकी एनर्जी ई ई डैश रहती है, आपका मोमेंटम पी पी डैश रहता है, तो इस प्रकार का रहता है। और ये सेकंड डायग्राम में मैंने आपको पूरा का पूरा डिफाइन कर रखा है। ये पूरा सेकंड डायग्राम बताया। यहाँ पे कुछ मेरे भाइयों को दिक्कत आई होगी इन कंपोनेंटों में, ये बोले कंपोनेंट क्यों ले लिए। देखो, एनर्जी को अपन ने टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाया, तो डायरेक्ट अपन क्या किया, ये जो E1 है और ये जो E2 है, ये टक्कर से पहले की एनर्जी है, इनको जोड़ा, और E2 E1 प्राइम और E2 प्राइम है वो टक्कर के बाद की एनर्जी है, इनको आपस में जोड़ा, और इनको आपस में जब जोड़ा तो अपने पास एक वैल्यू मिली, और वो मिली m स्क्वायर सी की पावर 4 की। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाया ना, E1 प्लस में E2 इज इक्वल टू E1 प्राइम प्लस में E2 प्राइम। E1 का वैल्यू अपन ने यहाँ पे रखा h न्यू, इसका वैल्यू रखा m नॉट सी स्क्वायर h न्यू डैश m सी स्क्वायर। जो वैल्यू अपन को दिया गया था वो सारे वैल्यू अपन ने रखे, और फिर मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एम सी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि ये अपन को आगे वैल्यू में काम में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एम सी स्क्वायर का वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दे दिया। एम सी स्क्वायर का वैल्यू सर कैलकुलेट करने के बाद वर्क क्यों किया, ये भी आगे वैल्यू में काम में आएगा, इसलिए मैंने इसका वर्क किया, और एम स्क्वायर सी की पावर 4 का ये वैल्यू आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन हो। फिर बात ये आती है, ये मोमेंटम में अक्ष दिशा वाई दिशा ये क्या ही लगा दिया। ठीक है, हम्म, अब देखो, अब ये मोमेंटम में अक्ष दिशा और ये वाई दिशा ये कुछ समझ में नहीं आया सर। देखो, जब अपन ने डायग्राम बनाया, पुनः डायग्राम पे ऊपर बढ़ते हैं, ये देखो डायग्राम। अब ये जब डायग्राम बनाया था तो मैंने इस मोमेंटम के दो कंपोनेंट इधर और इधर लिए। मोमेंटम एच न्यू डैश अपॉन में सी था, तो इसका अक्ष दिशा में, यानी मोमेंटम अपन पूरी, एक तो अक्ष दिशा में टोटल मोमेंटम कितना है और वाई दिशा में टोटल मोमेंटम कितना है, ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो अक्ष दिशा में मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे भाई इधर तो अक्ष दिशा में है अपने पास मोमेंटम, लेकिन इधर अक्ष डायरेक्शन में थोड़ी है, एक तो इधर है एक इधर है। तो इस मोमेंटम को अक्ष डायरेक्शन में करने के लिए अपन ने क्या किया, कंपोनेंट माने, और कंपोनेंट मानने के लिए अपन ने दो कोण डिफाइन किए। कंपोनेंट मानने के लिए जो फोटोन है, फोटोन अक्ष डायरेक्शन के साथ फाई कोण बना रहा है, और रिकॉइल जो इलेक्ट्रॉन है, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है, वो अक्ष डायरेक्शन के साथ थीटा कोण बना रहा है। ये अपन ने दो कंपोनेंट
ये दो अपन ने एंगल माने और फिर इसके माध्यम से कंपोनेंट निकाले। कंपोनेंट कैसे निकाले? सर जो फाई कोण बना रहा है ना अपने अक्ष दिशा में, जो फाई कोण बना रहा है ना, वो उसके साथ तो cos थीटा वाला आएगा। तो P1 डैश यहाँ पे क्या था, एच न्यू डैश अपॉन में सी cos फाई है, सॉरी एच न्यू डैश अपॉन में सी है। तो यहाँ पे अक्ष डायरेक्शन में कंपोनेंट एक इधर आएगा, एक वाई डायरेक्शन में आएगा। तो अक्ष डायरेक्शन में हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन में सी कोस फाई और उधर हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन में सी साइन फाई। ठीक है, अब इसी प्रकार से इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का अपन कंपोनेंट मानेंगे। तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का जब आप कंपोनेंट मानोगे तो अक्ष डायरेक्शन में करोगे तो समय क्या है, यहाँ पे समय क्या है P2 डैश एमवी, तो एमवी इधर हो जाएगा cos थीटा और इधर हो जाएगा एमवी sin थीटा। अब अक्ष डायरेक्शन में बात करेंगे तो P1 प्लस में P2 और ये पूरा टोटल मोमेंटम पूरा अक्ष डायरेक्शन में मानने वाले हैं। तो टक्कर से पहले सॉरी टक्कर से पहले टोटल मोमेंटम P1 प्लस में P2, P1 कितना है एच न्यू अपॉन में सी, P2 कितना है 0 और इक्वल टू क्या हो जाएगा एमवी cos थीटा प्लस में एच न्यू डैश अपॉन में cos फाई। क्या मैंने अक्ष डायरेक्शन में यही बात बोली क्या? देखो देखें एक मिनट, ये देखो एच न्यू अपॉन में सी प्लस में 0 और एमवी cos थीटा प्लस में एच न्यू डैश अपॉन में सी cos फाई। क्या यही बात मैंने बोली? फिर मैंने यहाँ से एमवी cos थीटा का वैल्यू निकाला। वो क्यों निकाला? क्योंकि y डायरेक्शन में अपने पास एमवी sin थीटा होगा, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो अपने पास sin और ये cos वाला ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए अपन ने यहाँ पे एमवी cos थीटा का वैल्यू निकाला। ठीक इसी प्रकार से y डायरेक्शन में अपन ने जो दो कंपोनेंट माने थे, अब देखो ये कंपोनेंट टोटल कंपोनेंट चाहिए अपन को, ये कंपोनेंट अलग डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट अलग डायरेक्शन में, तो एच न्यू डैश अपॉन में सी साइन फाई और ये अलग वाली एम वी साइन थीटा, दोनों अलग अलग में है तो एम वी साइन थीटा माइनस एच न्यू डैश अपॉन में सी साइन फाई होगा, या फिर एच न्यू डैश अपॉन में सी साइन फाई माइनस एम वी साइन थीटा हो जाएगा, ऐसा होगा। और इसको इक्वल टू 0 के बराबर होगा क्योंकि कंजर्वेशन लॉ लगा रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर में। तो ये एम वी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन में सी साइन फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन में सी साइन फाई। क्या मैंने वही बात बताई? ये देखो वही तो बात बताई मैंने, ये देखो। और फिर मैंने क्या किया, इन दोनों के समीकरण 2 और 3 को वर्ग किया और जोड़ा, और वर्ग करके जोड़ा तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आई। इक्वेशन 4 आ गई जब मैंने समीकरण 2 और 3 को वर्ग किया, जोड़ा तो अपने पास। अब मेरे भाई यहाँ पे इक्वेशन 2 आ गई अपने पास, यहाँ पे क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। जो वर्ग करके अपने जोड़ा तो दो इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन अपने काम की है ये फोर्थ वाली इक्वेशन और एक इक्वेशन अपनी काम की है ये फर्स्ट वाली इक्वेशन। अब अपन को क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 4 को घटा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। मेरे भाई समीकरण 1 में से समीकरण 4 को घटा दोगे तो आपके पास आंसर मिल जाने वाला है। चलेगा, घटाते हैं। समीकरण 1 क्या दिया गया है, एम स्क्वायर सी की पावर 4, तो एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस ये समीकरण 4 में एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे दिया गया है ये वाला पूरा। ठीक है, इसको कॉपी कर ले क्या या फिर लिख ही लेते हैं अपन, एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस में 2 एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर और प्लस 2 एच एम नोट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। ये तो आपका इक्वेशन फर्स्ट। और इसको क्या करना है, 4 को ये वाला माइनस करना है तो माइनस क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा ना 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश cos 5, ये आ जाने वाला है। अब मेरे भाई क्या आएगा आंसर देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं एम स्क्वायर सी की पावर 4 इसमें कॉमन ले लू, इस वाले की बात कर रहा हूँ। इन दोनों में अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये बच जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर
इक्वल टू इनको अपन खोलते हैं तो एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 को ऐसे कैसे प्लस में एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश के स्क्वायर का स्क्वायर खोलेंगे तो न्यू स्क्वायर प्लस में न्यू डैश का स्क्वायर माइनस टू न्यू न्यू डैश आएगा प्लस में ये क्या हो जाएगा 2h m0 c² न्यू माइनस न्यू डैश और माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर और प्लस में 2h² न्यू न्यू डैश कोस फाइव ये दिया गया है। अब देखते हैं तो अपन अब आगे क्या करें, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ तो एम स्क्वायर सी की पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर तो ऐसे कैसे इक्वल टू अब देखो एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस में एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर इसको खोल देते हैं पूरे को माइनस 2h² न्यू न्यू डैश प्लस में क्या आ जाएगा 2h m0 c² न्यू माइनस न्यू डैश और माइनस h² न्यू डैश स्क्वायर माइनस h² न्यू स्क्वायर प्लस में 2h² न्यू न्यू डैश कोस फाइव। अब मेरे भाई जो कट रहा है उसको काट दिया जाए, h² न्यू स्क्वायर से ये कट रहा है कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये दो कैंसिल आउट हो गए। अब अपन आगे देखते हैं क्या आएगा तो एम स्क्वायर सी की पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इक्वल टू एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस 2h² न्यू न्यू डैश और प्लस में इसको 2h² न्यू न्यू डैश कोस फाइव इसको मैं इसके पास रख देता हूँ प्लस में क्या आ जाएगा 2h m0 c² न्यू माइनस क्या लिखा हुआ है न्यू माइनस न्यू डैश है ना, तो न्यू माइनस ये हो गया न्यू डैश। यहाँ तक किसी भी मेरे भाई को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो अपन क्या करते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह आए तो उसको ले लेते हैं तो फिलहाल यहाँ पे देखो एम स्क्वायर सी की पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ इनमें कॉमन आ रहा है ये कॉमन वाला पार्ट कॉमन ले लेते हैं तो एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस में 2h² न्यू न्यू डैश और ये कॉमन ले लोगे तो कोस फाइव माइनस 1 यहाँ पे बचेगा और प्लस में अपना है 2h m0 c² न्यू माइनस न्यू डैश। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप अपन कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी अपन ने कुछ भी नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप अपन ने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया। अब मेरे भाई अपन एक फॉर्मूला जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो ये फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है कि m इक्वल टू क्या होता है एम नोट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर होता है, ये अपन ने एसटीआर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, मास का एक फॉर्मूला है कि इस रूप में अपन लिख सकते हैं। अब मेरे भाई मैं एम नोट इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ एम और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मेरे भाई एक बात बताना एम नोट स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर हो जाएगा। अपन को ये वाली फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है सी की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों ओर, तो एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल टू एम स्क्वायर सी की पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। क्या ये का ये बन गया क्या ये वाला, तो इस वाले की जगह पे मैं पुट अप कर सकता हूँ क्या ये एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 और ये यहाँ पे पुट अप कर दूंगा तो एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 से एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूं तो मैं इसकी जगह पुट अप कर देता हूं यहीं पे तो एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस में 2h² न्यू न्यू डैश कोस फाइव माइनस 1 प्लस में 2h एम नोट c² न्यू माइनस न्यू डैश। अब सुनना भाई ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं ये पुटअप किया इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके ये कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा क्या अब आगे यहाँ पे बचेगा अब 2h² न्यू न्यू डैश कोस फाइव माइनस 1 और प्लस में क्या बचेगा 2h m0 c² न्यू माइनस न्यू डैश। ठीक है, और इक्वल टू हो गया 0। अब इसको इस स्टेप को सॉल्व करते हैं तो मैं इसको इधर ले जाऊं और न्यू माइनस न्यू डैश कर दूं तो ये प्लस में आएगा तो 2h m0 c²
न्यू डैश माइनस न्यू इक्वल टू ये हो गया 2h² न्यू न्यू डैश कोस फाइव माइनस 1। ठीक है, कोस फाइव माइनस क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी? अब सुनना ध्यान से, मैं क्या कर दे, यहाँ से 2 को 2 कैंसिल आउट कर दे, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या एम नोट सी स्क्वायर अपॉन में एम नोट सी स्क्वायर इधर तो, और आगे क्या हो जाएगा न्यू न्यू डैश कोस फाइव माइनस 1 है ही, और अपॉन में न्यू डैश माइनस न्यू, इस कोस फाइव माइनस 1 को इधर ले आए, या फिर मैं इसको इधर लेके चला जाता हूँ, एच और है। तो एक काम करते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, एच अपॉन में एम नोट सी स्क्वायर कोस फाइव माइनस 1 और इक्वल टू न्यू डैश माइनस न्यू अपॉन में न्यू न्यू डैश। ठीक है, और अब क्या करें अपन, अब अपन करते हैं इसको मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन में न्यू माइनस 1 अपॉन में न्यू डैश और इक्वल टू एच अपॉन में एम नोट सी स्क्वायर कोस फाइव माइनस 1। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूं 1 माइनस न्यू डैश अपॉन में 1 माइनस न्यू इक्वल टू एच अपॉन में एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव, तो ये तो किसी को दिक्कत नहीं होगा ना, ये भाई यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक चीज आपने और पढ़ी होगी, क्योंकि सी इक्वल टू क्या होता है न्यू लैम्बडा होता है, तो यहाँ से अपन को न्यू का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा सी अपॉन में लैम्बडा, और अगर 1 अपॉन न्यू का वैल्यू चाहिए तो लैम्बडा अपॉन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, और अगर 1 अपॉन में न्यू डैश की वैल्यू चाहिए तो लैम्बडा डैश अपॉन में क्या हो जाएगी सी हो जाएगी। तो ये वाली कैलकुलेशन और देख लेना है, याद रख लेना है ये चीज। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा लैम्बडा डैश अपॉन में सी माइनस लैम्बडा अपॉन में सी इक्वल टू एच अपॉन में एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव। अब आगे चलते हैं और मेरे भाई बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू इस सी को ऊपर लेके जाएंगे तो एच सी अपॉन में एम नोट सी स्क्वायर और 1 माइनस कोस फाइव, सी से सी कैंसिल आउट, तो लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नोट सी और 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस फाइव। इसको मैं लिख सकता हूँ डेल लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नोट सी और 1 माइनस कोस फाइव। ये आपका जो समीकरण जो भी आया 5 या 4, ये आपका जो है वो कॉम्पटन विस्थापन को व्यक्त करता है। समीकरण 5 आया वो कॉम्पटन विस्थापन को व्यक्त करता है। एक बार देख लीजिए भाई, कोई भी कहीं पे प्रॉब्लम हो तो देख लीजिएगा, कहीं पे गलती नहीं होनी चाहिए, ये माइनर मिस्टेक हो जाती है इसमें और फिर लास्ट में ऑप्शन और चीजें गलत आती है। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी। तो समीकरण 5 है वो कॉम्पटन विस्थापन को व्यक्त करता है, और यहाँ पे ये देखोगे ना, इसमें आप ये जो देखोगे इसका जब आप वैल्यू देख रहे होंगे, एक मिनट यार ये क्या हो गया, यहाँ पे अब आप जब देखोगे ना एच अपॉन में एम नॉट सी, इसकी जो विमा है ना वो अपनी लैम्डा जो कॉम्पटन विस्थापन की जो विमा आती है, ठीक है, उसके तुल्य होती है, इसलिए इसे लैम्डा सी से व्यक्त किया जाता है। यानी ये अपने वेवलेंथ की विमा के तुल्य होती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच अपॉन में एम नॉट सी की जो विमा है वो तरंगदैर्घ्य की विमा के तुल्य होती है। इसलिए इसे लैम्डा सी से व्यक्त करते हैं, जिसे कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो इसको लैम्डा सी से आप जब व्यक्त करोगे तो ये क्या हो जाएगा डेल लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा सी कोस फाइव माइनस 1, यही होगा 1 माइनस कोस फाइव, सॉरी।
1 माइनस कोस फाइव। यानी ये जो एच अपॉन में एम नॉट सी की आप जब विमा देखोगे तो वो तरंगदैर्घ्य की विमा के तुल्य होगी, और इसलिए इसे अपन क्या कह देते हैं, कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य कह देते हैं। और ये जो आपका समीकरण 5 आया है ना, यही आपका कहलाता है जो कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य विस्थापन, आपका जो कॉम्पटन विस्थापन है उसका सूत्र। समझ में आई बात? अब देखो, आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर मेरा समझ में आया होगा, चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। लेकिन देखो, सर आपने बोला तो था कि ये लेक्चर कंप्लीट देख लीजिएगा, कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन प्रभाव से जो भी प्रश्न बनेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब बताओ क्या हुआ मेरे भाई, कॉम्पटन विस्थापन मानता हूं लेंदी है, बड़ा है कुछ नहीं, बड़ा जरूर है, इसमें है कुछ नहीं। तो इसलिए एक बार इसको नोट्स को लिखना है। नोट्स को लिखने के बाद, नोट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पूरी की पूरी ऐसे के ऐसे पूरी की पूरी पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाने वाली है, और इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मेन चीज ये आती है, कॉम्पटन प्रभाव को आपको एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। और ये यार, ये पीडीएफ चलो मैं बना के भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं तो मैं डायरेक्ट जो मेरे पास नोट्स हैं उनकी पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ये आज थोड़ा पीडीएफ में अपन ने गड़बड़ाहट कर दिया, कोई बात नहीं है। अब आपको इसका रिवाइज करना है। कल अपन मिलते हैं, इसी कड़ी में कॉम्पटन प्रभाव को समझेंगे इसी शानदार तरीके से। अभी दोस्त अपन को समय से ज्यादा मोहलत नहीं देगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फिजिक्स को यूं ही दमदार बनाने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।